ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है दैनिक संक्षेप 8 सितंबर 2025। नमस्कार सभी को, ईपीके कैपिटल के दैनिक संक्षिप्त वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट ऋत्विक हूं। इस श्रृंखला में हम आपको अपडेट करने और वित्त की दुनिया से आई सभी महत्वपूर्ण खबरों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभिक टिप्पणी। वह रोजगार रिपोर्ट जिसने दुनिया को हिला दिया। आज हम एक ऐसे व्यापार के दिन में गहराई से उतरने जा रहे हैं जिसे एक एकल महत्वपूर्ण घटना ने परिभाषित किया है। अगस्त की नौकरियों की रिपोर्ट का जारी होना। यह सिर्फ एक और डेटा पॉइंट नहीं था, यह एक बम था जिसने एक मैक्रो इकोनॉमिक पहेली पैदा की, एक शक्तिशाली विरोधाभास को जगाया जिसने वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी। महीनों से कथा एक मजबूत अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रही है, जिसमें मजबूत कॉरपोरेट आय और एक मजबूत यदि ठंडा हो रहा श्रम बाजार शामिल है। लेकिन अगस्त की नौकरियों की रिपोर्ट ने उस धारणा को मूल रूप से चुनौती दी। एक कमजोर श्रम बाजार को एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के साथ टकराव की दिशा में सेट कर दिया। ये महान विसंगति ही मुख्य विषय है जिसे हम सुलझाएंगे, ये पता लगाने के लिए कि कैसे कुछ प्रमुख आंकड़ों ने बाजार की उम्मीदों को पलटा और एक बड़े मौद्रिक नीति परिवर्तन की आशाओं को मजबूत किया। तत्काल प्रतिक्रिया भ्रम का तूफान थी। नौकरी रिपोर्ट के मुख्य आंकड़ों ने शुरुआत में निवेशकों को डरा दिया, जिससे अमेरिकी वायदा बाजार में बिकवाली हुई और बाजार खुलने के बाद गिरावट आई। हालांकि जैसे जैसे दिन बीता, एक अधिक प्रमुख कथा ने पकड़ बना ली। आश्चर्यजनक रूप से कमजोर डेटा को कई लोगों ने फेडरल रिजर्व के आगामी सितंबर बैठक में ब्याज दर में कटौती का औचित्य साबित करने के लिए आवश्यक अंतिम साक्ष्य के रूप में देखा। इस अधिक अनुकूल मौद्रिक नीति की संभावना ने बाजार के लिए एक आधार प्रदान किया, जिससे पूरी तरह से घबराहट से बचा गया और ट्रेडिंग का जटिल दिन बना, जिसमें सूचकांक रिकॉर्ड उच्चताओं के साथ झूलते रहे लेकिन अंत में नीचे बंद हुए। दो टेप की कहानी। 5 सितंबर 2025 को वैश्विक बाजार प्रदर्शन। दिन का अंत अमेरिकी प्रमुख सूचकांकों के लिए एक उल्लेखनीय वापसी के साथ हुआ। हालांकि शुरुआती रैली ने उन्हें नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा दिया था। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने 0.5% की गिरावट दर्ज की, अपनी दूसरी लगातार सप्ताह की गिरावट को पूरा करते हुए। S&P 500 0.3% गिरा और टेक भारी नैस्डैक कंपोजिट दिन के अंत में थोड़ी सी गिरावट के साथ समाप्त हुआ। इस शुक्रवार की गिरावट के बावजूद मौलिक प्रवृत्ति मजबूत बनी हुई है। S&P 500 और नैस्डैक दोनों ने सप्ताह को मामूली लाभ के साथ समाप्त किया, पिछले सप्ताह की गिरावट से उभरते हुए। तीनों प्रमुख सूचकांक रिकॉर्ड उच्च स्तर के पास या उस पर बने हुए हैं, जो बाजार की स्थायी गति का प्रमाण है। जबकि आर्थिक चुनौतियों और नीति अनिश्चितताओं के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिक्रिया विभाजन का अध्ययन थी। जबकि अमेरिकी सूचकांक घरेलू डेटा पर गिर गए, एशियाई बाजार आमतौर पर हरे रंग में समाप्त हुए। टोक्यो का निक्केई 225 1.0% बढ़ा, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स और शंघाई कंपोजिट ने भी क्रमशः 1.4% और 1.2% की बढ़त देखी। हालांकि यूरोप मिश्रित था। जर्मनी का डैक्स 0.7% नीचे बंद हुआ और ब्रिटेन का FTSE 100 0.1% गिर गया। इस विभिन्न प्रतिक्रियाओं का महाद्वीपों के बीच भिन्नता एक महत्वपूर्ण थीम को रेखांकित करती है। जबकि वैश्विक बाजार निस्संदेह जुड़े हुए हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं एक ही घटना के प्रति उनके अद्वितीय आर्थिक दृष्टिकोणों के माध्यम से फिल्टर होती है। विशेष रूप से एशियाई और यूरोपीय बाजारों ने कमजोर अमेरिकी नौकरी रिपोर्ट को वैश्विक आर्थिक कमजोरी का संकेत नहीं, बल्कि एक अत्यंत अनुकूल संकेत के रूप में व्याख्या की हो सकती है। एक नरम अमेरिकी श्रम बाजार से सितंबर में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में कटौती लगभग निश्चित हो जाती है। अमेरिकी मौद्रिक नीति में इस संभावित डील से डॉलर कमजोर होने की उम्मीद है, जो अन्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बुलिश संकेत है। कमजोर डॉलर एशिया और यूरोप के देशों के निर्यात को बढ़ावा दे सकता है, जिससे उनकी अपनी वृद्धि के लिए एक सहायक दिशा मिल सकती है। यह जटिल पारस्परिकता दिखाती है कि एक अर्थव्यवस्था में नकारात्मक डेटा बिंदु को कहीं और
सकारात्मक उत्प्रेरक के रूप में देखा जा सकता है, जिससे प्रतिक्रियाओं का एक जटिल टुकड़ा बनता है बजाय एकीकृत वैश्विक आंदोलन के। दिन का कारोबार विजेताओं और हारने वालों के बीच स्पष्ट विभाजन के साथ चिह्नित किया गया था। विजेता पक्ष पर एआई कथा का प्रभुत्व जारी रहा। चिप दिग्गज ब्रॉडकॉम ने मजबूत तिमाही परिणामों की रिपोर्ट के बाद 9% से अधिक की वृद्धि की और रिपोर्टों के अनुसार ओपन एआई में एक नई अरब डॉलर की ग्राहक प्राप्त की। इस सकारात्मक खबर के विपरीत एक अन्य प्रमुख चिप निर्माता एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस (AMD) 6.6% गिर गया, क्योंकि डाउनग्रेड ने इसके एआई एक्सेलरेटर की मांग में मंदी का संकेत दिया। यह विरोधाभासी प्रदर्शन दर्शाता है कि एआई के प्रति बाजार का उत्साह परिपक्व हो रहा है और अधिक विवेकपूर्ण हो रहा है। यह संकेत देता है कि एआई अवसंरचना पर खर्च का उछाल कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के आसपास स्थिर हो सकता है, जिससे एक अधिक चयनात्मक विनर टेक ऑल गतिशील बन रही है, बजाय व्यापक उद्योग व्यापी रैली के। अन्य उल्लेखनीय विजेताओं में टी. रोवे प्राइस और गोल्डमैन सैक्स शामिल थे, जिन्होंने नई साझेदारी की खबर पर लाभ कमाया। घरेलू वस्त्र खुदरा विक्रेता विलियम्स सोनोमा और व्यापक गृह निर्माण क्षेत्र के शेयर बढ़े। फेड की दर में कटौती की संभावना से प्रेरित होकर, जो संभवतः मॉर्गेज दरों को कम करेगा और आवास बाजार को प्रोत्साहित करेगा। अमेजन का स्टॉक भी बढ़ा, इसकी प्रोजेक्ट क्यूपर सैटेलाइट इंटरनेट व्यवसाय के लिए जेटब्लू के साथ नए सौदे से प्रेरित। हालांकि महत्वपूर्ण हताहत हुए। लुलुलेमोन एथलेटिका के शेयर 1806% गिर गए, जो उस दिन S&P 500 में सबसे बड़ी गिरावट थी। एथलेटिक परिधान निर्माता ने अपनी पूरी साल की मार्गदर्शन में कटौती की, ये कहते हुए कि टैरिफ प्रभाव और मंदी अमेरिकी बिक्री मुख्य कारण हैं। यह एक महत्वपूर्ण डेटा बिंदु है, क्योंकि यह प्रशासन की व्यापार नीति और एक प्रमुख कॉरपोरेट असफलता के बीच सीधे मूर्त संबंध प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त टाइलेनोल बनाने वाली कंपनी कैनव्यू के शेयर भी तेजी से गिर गए, जब स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग की रिपोर्ट ने दर्द निवारक और ऑटिज्म के बीच संबंध का सुझाव दिया। आज के बाजार कार्रवाई का मुख्य केंद्र अगस्त नौकरियों की रिपोर्ट थी और आंकड़े सिस्टम के लिए झटका थे। श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने केवल 22,000 नए गैर कृषि रोजगार पद जोड़े, जो कि 110,000 के सर्वसम्मति पूर्वानुमान की तुलना में एक आश्चर्यजनक कमी थी। इस संख्या को संदर्भ में रखने के लिए पिछले 3 महीनों में औसत मासिक नौकरी वृद्धि केवल 29,000 पर धीमी हो गई है, जो कि एक साल पहले इसी अवधि में 82,000 के औसत से तेज गिरावट है। अधिक चिंताजनक बात यह थी कि पिछले महीनों में महत्वपूर्ण नकारात्मक संशोधन किए गए। जून का डेटा संशोधित करके 13,000 नौकरियों के नुकसान को दर्शाया गया, जो दिसंबर 2020 के बाद पहली बार नकारात्मक पढ़ाई थी। इन संशोधनों से पुष्टि होती है कि कुछ विश्लेषकों ने संदेह किया था। गर्मियों का श्रम बाजार पहले की तुलना में कहीं अधिक कमजोर था। बेरोजगारी दर भी 4.3% तक बढ़ गई, जो 2021 के अंत के बाद सबसे उच्च स्तर है। मंदी व्यापक थी, जिसमें विनिर्माण, निर्माण, पेशेवर और व्यावसायिक सेवाएं और संघीय सरकार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भी नौकरियां कम हुईं। कमजोर नौकरियों की रिपोर्ट हाल के अन्य अधिक सकारात्मक आर्थिक आंकड़ों के विपरीत है, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक उलझन भरी तस्वीर प्रस्तुत करती है। उदाहरण के लिए, दूसरी तिमाही का जीडीपी हाल ही में 3.3% की मजबूत वार्षिक दर पर संशोधित किया गया है। इसके अलावा अटलांटा फेड का तीसरी तिमाही के लिए जीडीपी अनुमान 3% पर स्थिर है और औद्योगिक उत्पादन अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर है। इससे अर्थशास्त्रियों के लिए एक मूलभूत पहेली बन गई है, कैसे जीडीपी और औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ रहे हैं जबकि श्रम बाजार रुकावट की गति पर है। जैसा कि एक अर्थशास्त्री ने कहा, व्याख्या एक घटना में निहित है जिसे अर्थशास्त्री उन्नत उत्पादकता के रूप में संदर्भित करते हैं। यह एक अर्थव्यवस्था की वह क्षमता है जिसमें कम श्रमिकों के साथ अधिक उत्पादन किया जा सकता है। साक्ष्य से पता चलता है कि अमेरिकी व्यवसाय व्यापार नीति अनिश्चितता, उच्च ब्याज दरों और लागत कम करने की इच्छा का सामना कर रहे हैं। स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में भारी निवेश कर रहे हैं।
यह रणनीतिक बदलाव उन्हें बिना भर्ती किए उत्पादन बढ़ाने की अनुमति देता है, जिससे रिकॉर्ड उच्च औद्योगिक उत्पादन और घटती विनिर्माण रोजगार की अजीब स्थिति बनती है। जबकि यह प्रवृत्ति अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बढ़ती दक्षता को दर्शाती है, यह महत्वपूर्ण जोखिम भी लाती है। एक श्रम बाजार जो आर्थिक विकास से अलग हो जाता है, स्थायी बेरोजगारी की ओर ले जा सकता है और अर्थव्यवस्था को मंदी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना सकता है। बाजार अब इस नई वास्तविकता के प्रभावों से जूझ रहा है, जहां कॉरपोरेट लाभप्रदता बढ़ रही है, लेकिन नौकरी सृजन उसी के अनुरूप नहीं हो रहा है। पिछले कुछ हफ्तों के प्रतीत होने वाले यादृच्छिक नकारात्मक डेटा बिंदु अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। ये एक स्पष्ट कारणात्मक श्रृंखला का हिस्सा है, जिसे प्रशासन की व्यापार नीति तक वापस ट्रेस्ड किया जा सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के विश्व भर से आयात पर व्यापक टैरिफ का अर्थव्यवस्था पर बहुस्तरीय प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले टैरिफ अमेरिकी व्यवसायों और उपभोक्ताओं पर कर है। इन टैरिफ की प्रारंभिक घोषणा ने एक फ्रंट लोडिंग प्रभाव पैदा किया, जिसमें व्यवसायों और उपभोक्ताओं ने करों से पहले वस्तुओं का भंडारण किया, जिससे आर्थिक गतिविधि को कृत्रिम रूप से वर्ष के पहले भाग में बढ़ावा मिला। वास्तविकता में वह कृत्रिम बढ़ावा अब कम हो रहा है और एक बोझ बन रहा है। टैरिफ का पूरा प्रभाव महसूस किया जाने लगा है, जैसा कि लुलुलेमोन की लाभ चेतावनी में देखा गया है, जिसमें सीधे तौर पर टैरिफ प्रभाव और मंदी अमेरिकी बिक्री को उसकी खराब प्रदर्शन का कारण बताया गया है। इन व्यापार बाधाओं से जुड़ी बढ़ती अनिश्चितता और बढ़ते लागत भी व्यावसायिक मनोवृत्ति को दबा रहे हैं और घरेलू खरीद शक्ति को कम कर रहे हैं। अगस्त का कमजोर रोजगार रिपोर्ट, जिसमें विनिर्माण, निर्माण और थोक व्यापार में नौकरी की हानि हुई है, इस नीति का सीधा परिणाम है। यह दिखाता है कि साल के पहले आधे में देखी गई आर्थिक स्थिरता स्थायी नहीं हो सकती, क्योंकि व्यवसाय उच्च लागतों को झेल रहे हैं और उपभोक्ता अनुमानित रूप से प्रतिवर्ष 2,400 टैरिफ प्रेरित मुद्रास्फीति का सामना कर रहे हैं। राजनीतिक अंतर्दृष्टि और मौद्रिक नीति टकराव के रास्ते पर अगस्त की नौकरियों की रिपोर्ट ने कई विश्लेषकों के लिए सितंबर में ब्याज दर में कटौती को पूर्व निर्धारित निष्कर्ष बना दिया है। इस रिपोर्ट से पहले बाजार पहले ही इस वर्ष 3 बार दर में कटौती की कीमत लगा रहा था। कमजोर श्रम डेटा फेडरल रिजर्व को आवश्यक हथियार प्रदान करता है, लेकिन यह उन्हें राजनीतिक तंगरों पर ले आता है। यह निर्णय राष्ट्रपति ट्रंप के तीव्र सार्वजनिक दबाव के बीच आता है, जिन्होंने लगातार तत्काल दर में कटौती का समर्थन किया है। प्रशासन के शीर्ष आर्थिक सलाहकार ने सार्वजनिक रूप से फेड से पूर्ण स्वतंत्र रहने का आह्वान किया है। राजनीतिक प्रभाव से यह फेड के लिए एक जटिल और कठिन स्थिति पैदा करता है। दरों में कटौती करके यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए कदम उठा रहा है जिसमें स्पष्ट रूप से कमजोर होने के संकेत हैं, विशेष रूप से श्रम बाजार में। हालांकि ऐसा करने में यह जोखिम है कि यह अपने आप को उस राजनीतिक दबाव के सामने समर्पित करने का दिखावा कर सकता है जिसे यह स्वतंत्र होने का दावा करता है, जो इसकी दीर्घकालिक विश्वसनीयता को एक गैर पार्टीशिप संस्थान के रूप में नुकसान पहुंचा सकता है। यह कोई आसान आर्थिक निर्णय नहीं है। यह एक उच्च दाम वाला राजनीतिक और संस्थागत विकल्प है जिसका दीर्घकालिक प्रभाव केंद्रीय बैंक के सरकार के साथ संबंधों पर पड़ेगा। फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता को लेकर बहस अब अमेरिकी घरेलू मुद्दा नहीं रह गई है, यह एक वैश्विक चिंता का विषय बन गई है। हाल ही में एक उच्च प्रोफाइल बयान में यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड ने चेतावनी दी कि राष्ट्रपति ट्रंप का फेड के खिलाफ युद्ध दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत गंभीर खतरा है। उनके टिप्पणियों ने अमेरिकी घरेलू नीति विवाद को वैश्विक आर्थिक जोखिम के स्तर पर पहुंचा दिया है। लेगार्ड ने जोर दिया कि यदि अमेरिकी मौद्रिक नीति राजनीतिक आदेशों पर निर्भर हो जाती है, तो इसका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर और विस्तार से वैश्विक वित्तीय स्थिरता पर बहुत चिंताजनक प्रभाव पड़ेगा। यह एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हस्ती से सार्वजनिक चेतावनी संकेत देती है कि विश्व नेता वास्तव में अमेरिकी केंद्रीय बैंक की संस्थागत ईमानदारी खोने की संभावना को लेकर
चिंतित हैं। यह भी उजागर करता है कि व्यापक भू राजनीतिक तनाव पहले ही दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता को बढ़ा रहे हैं, व्यापारिक तनावों से लेकर चल रहे संघर्षों तक। वैकल्पिक संपत्तियां, सोने का आश्रय और क्रिप्टो का संघर्षपूर्ण गति। आर्थिक अनिश्चितता से भरे एक दिन में सोना फिर से अपने अंतिम सुरक्षित आश्रय के रूप में अपनी भूमिका मजबूत कर गया। इस कीमती धातु ने एक नया रिकॉर्ड उच्च स्तर छुआ, जो प्रति औंस 3,597 तक कारोबार कर रहा था। कमजोर नौकरियों की रिपोर्ट, जिसने आर्थिक चिंता की एक नई परत जोड़ दी, ने सोने में आश्रय प्रवाह की बाढ़ भेज दी, जिसमें निवेशक आर्थिक स्थिरता और टैरिफ और सरकारी नीतियों द्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति की नई लहर से सुरक्षा की तलाश में थे। इन कारणों से सोना अपने आप को अंतिम नीति हेज के रूप में स्थापित कर चुका है। क्रिप्टो करेंसी बाजार एक संघर्षपूर्ण गति का अनुभव कर रहा है। जबकि फेड रेट कट की संभावना को डिजिटल संपत्तियों के लिए एक प्रमुख बुलिश उत्प्रेरक माना जा रहा है, छोटी अवधि की कीमत कार्रवाई एक अलग कहानी कहती है। बिटकॉइन, जो लगभग $111,000 के निशान के पास मंडरा रहा है, ने $114,000 के महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर को पार करने में असफल रहा है और इसकी गति विश्वसनीय नहीं लग रही है। एथेरियम का प्रदर्शन और भी खराब रहा है। पिछले 24 घंटों में लगभग 2% गिरावट और सप्ताह भर में 3.5% से अधिक की गिरावट के साथ लगभग 4,326 पर ट्रेड कर रहा है। कीमत में गिरावट का कारण निरंतर ETF निकासी और कमजोर मौसमी रुझान है। मूल्य कार्रवाई एक परिपक्व क्रिप्टो बाजार को दर्शाती है, जो मैक्रो इकोनॉमिक कारकों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। जबकि अधिक उदार मौद्रिक नीति, दीर्घकालिक समर्थन है, अल्पकालिक दबाव जैसे कि ETF के माध्यम से संस्थागत बिक्री और सोने जैसी पारंपरिक सुरक्षित आश्रयों से प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा महत्वपूर्ण बाधाएं पैदा कर रही हैं। यह दिखाता है कि क्रिप्टो अब एक किनारे का संपत्ति नहीं है, यह अधिक जोखिमपूर्ण निवेश वर्ग की तरह व्यवहार कर रहा है, जो व्यापक बाजार भावना के साथ अत्यधिक सह संबंधित है। कॉर्पोरेट क्रिप्टो समाचार में फैराडे फ्यूचर ने अपने C10 ट्रेजरी में $2 मिलियन की नई आवंटन की घोषणा की है, जिसे 80% निष्क्रिय सूचकांक और 20% सक्रिय प्रबंधन रणनीति के साथ प्रबंधित किया जाता है। कंपनी ने अपने क्रिप्टो सिक्कों को स्टेक करना भी आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है, जो प्रमुख इकोसिस्टम जैसे एथेरियम और सोलाना में भागीदारी के माध्यम से बेहतर लाभ और जोखिम कम करने का प्रयास है। यह खबर एलोन मस्क के वकील के डोजकॉइन ट्रेजरी की अध्यक्षता करने जैसी अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ सोलाना समर्थित कंपनी का यूके में विस्तार, क्रिप्टो संपत्तियों के संस्थागतकरण और कॉर्पोरेट एकीकरण का एक व्यापक रुझान संकेत करती है। अंतिम संश्लेषण, आगे क्या देखें? 5 सितंबर 2025 की घटनाओं ने एक जटिल और चुनौतीपूर्ण आर्थिक कथा का निर्माण किया है। अगस्त की नौकरियों की रिपोर्ट में आश्चर्यजनक कमजोरी ने एक महत्वपूर्ण टकराव को जन्म दिया है, जिसमें एक श्रम बाजार जो स्टॉल स्पीड पर है और एक अर्थव्यवस्था जो अन्यथा तेजी से बढ़ रही है। यह केवल एक सांख्यिकीय अपवाद नहीं है, यह अर्थव्यवस्था में एक मौलिक परिवर्तन का प्रकटन है, जो बढ़ती उत्पादकता और अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति के प्रभावों से प्रेरित है। प्रशासन की टैरिफें, जो शुरू में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई थीं, अब व्यापार भावना को दबाने और उपभोक्ता खर्च को कम करने का संकेत देती है, जैसा कि कॉर्पोरेट लाभ चेतावनी और प्रमुख क्षेत्रों में नौकरी की हानि से स्पष्ट है। अब सभी की नजर फेडरल रिजर्व की आगामी बैठक पर होगी। कमजोर नौकरियों का डेटा केंद्रीय बैंक को उस आर्थिक औचित्य प्रदान करता है जिसकी उसे ब्याज दरें कम करने की आवश्यकता है। हालांकि यह निर्णय राजनीतिक जोखिम से भरा हुआ है, क्योंकि फेड की स्वतंत्रता राजनीतिक दबाव से खुलकर चुनौती दी जा रही है। जो भी कदम वह उठाएगा उसे इस दृष्टिकोण से देखा जाएगा और बाजार यह देखने के लिए निगरानी कर रहा है कि क्या केंद्रीय बैंक इस खतरनाक राजनीतिक परिदृश्य को पार कर सकता है। आगे देखते हुए हमें संघर्षरत आर्थिक संकेतकों की निगरानी जारी रखनी होगी। क्या उपभोक्ता खर्च स्थिर रहेगा, स्थायी मुद्रास्फीति और बढ़ती बेरोजगारी की आशंकाओं के बीच?
क्या हम देख रहे उत्पादकता में हुई वृद्धि नई विकास की दिशा में ले जाएगी, या वे बस एक कम स्थिर आर्थिक वातावरण की ओर ले जाएंगे? हम नई आर्थिक डेटा रिलीज और किसी भी नए राजनीतिक टिप्पणियों पर भी नजर रखेंगे जो बाजार की महत्वपूर्ण अनिश्चितता को बढ़ा सकती है। वर्तमान माहौल सिर्फ आंकड़ों का मामला नहीं है, यह हमारे अर्थव्यवस्था को पुनः आकार देने वाली बुनियादी शक्तियों का मामला है, जो तकनीक और व्यापार से लेकर राजनीति और मौद्रिक नीति तक हैं। और यह था हमारे इस वीडियो के लिए। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो मूल्यवान लगी हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें टिप्पणियों में बताएं कि आप अगली बार किस कंपनी का विश्लेषण चाहते हैं। सिर्फ एक त्वरित याद दिलाना कि यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में न लें। अपनी व्यक्तिगत वित्तीय सलाह के लिए कृपया विवरण में दिए गए संपर्क विवरण पर हमसे संपर्क करें या अपने वित्तीय सलाहकार से जुड़ें।